बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रूहानी दस्तक। हालांकि उदाहरण के लिए 1830 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में एंटी मैसोनिक पार्टी नामक एक राजनीतिक दल का गठन हुआ, जैसा कि वाशिंगटन पोस्ट ने बताया। ये देश की मूल तीसरी राजनीतिक पार्टी थी और इसके सदस्य फ्रीमेसोनरी के अनुचित राजनीतिक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए समर्पित थे। विलियम सिवॉर्ड, जो आगे चलकर राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के राज्य सचिव बने, ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत मैसोनिक विरोधी उम्मीदवार के रूप में की। प्रारंभिक मैसोनिक लॉज विशेष रूप से पुरुष थे, जिसका अर्थ है कि महिलाओं को सदस्यता से प्रतिबंधित किया गया था। ये बात पुराने आरोपों कोई बंधुआ नहीं, कोई महिला नहीं, कोई अनैतिक या निंदनीय पुरुष नहीं में स्पष्ट किया गया था। ये परंपरा, एक सिद्धांत जो उस समय की प्रमुख सामाजिक व्यवस्था को प्रतिबिंबित करता था, कई दशकों तक जारी रहा, खासकर ग्रेट ब्रिटेन में। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं ने संगठन में सक्रिय भूमिका निभाना शुरू कर दिया, खासकर यूरोपीय मुख्य भूमि पर। उदाहरण के लिए 1740 के दशक के दौरान फ्रांस में तथाकथित गोद लेने के स्थान दिखाई देने लगे। ये ऐसे लॉज थे जिनमें पुरुषों और महिलाओं के मिश्रण को प्रवेश दिया जाता था, जिनमें से ज्यादातर पुरुष राजमिस्त्री की पत्नियां, बेटियां और महिला रिश्तेदार थीं। वे पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं थे, लेकिन पारंपरिक पुरुष लॉज द्वारा अनुमोदित और उनसे जुड़े हुए थे। जल्द ही गोद लेने के समान लॉज नीदरलैंड और अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका में खुल गए। हालांकि 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान पूंजीवाद और बाजार अर्थव्यवस्था के उदय के साथ पुरानी गिल्ड प्रणाली टूट गई, लेकिन मैसोनिक लॉज बच गए। सदस्यता बढ़ाने और धन जुटाने के लिए राजमिस्त्री संघों ने गैर राजमिस्त्री संघों को भर्ती करना शुरू कर दिया। सबसे पहले नए रंगरूट अक्सर मौजूदा सदस्यों के रिश्तेदार होते थे, लेकिन उनमें धनी व्यक्ति और उच्च सामाजिक स्थिति वाले पुरुष शामिल होते गए। इन नए सदस्यों में से कई विद्वान सज्जन थे जो दार्शनिक और बौद्धिक प्रवृत्तियों में रुचि रखते थे, जो उस समय यूरोपीय बौद्धिक परिदृश्य को बदल रहे थे, जैसे कि तर्कवाद, वैज्ञानिक पद्धति और न्यूटोनियन भौतिकी। सभी लोग नैतिकता के प्रश्नों में समान रूप से रुचि रखते थे, विशेष रूप से नैतिक चरित्र का निर्माण कैसे किया जाए। इस नए फोकस से सट्टा फ्रीमेसोनरी का विकास हुआ, जो 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। चिनाई के इस आधुनिक रूप ने पत्थर के काम पर जोर नहीं दिया और लॉज उदार पश्चिमी मूल्यों के प्रति समर्पित और उनसे जुड़े लोगों के लिए मिलन स्थल बन गए। उन्होंने कहा, आज हम जिस फ्रीमेसोनरी को जानते हैं वह 18वीं सदी की शुरुआत में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में विकसित हुई थी। फ्रीमेसन के इतिहास में एक प्रमुख मोड़ 1717 में आया, जब लंदन के 4 अलग अलग लॉज के सदस्यों ने एक साथ इकट्ठा होकर इंग्लैंड के प्रीमियर ग्रैंड लॉज के रूप में जाना जाने लगा। ये ग्रैंड लॉज ब्रिटिश चिनाई का केंद्र बिंदु बन गया और संगठन को फैलाने और लोकप्रिय बनाने में मदद की। फ्रीमेसोनरी पूरे महाद्वीप में तेजी से फैल गई। जल्द ही पश्चिम में स्पेन और पुर्तगाल से लेकर पूर्व में रूस तक पूरे यूरोप में मैसोनिक लॉज बिखरे हुए थे। जेसिका हार्लैंड जैकब्स के अनुसार इसकी स्थापना 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उत्तरी अमेरिकी उपनिवेशों में भी की गई थी। 18वीं शताब्दी के अंत तक ज्ञानोदय के चरम पर फ्रीमेसोनरी ने काफी सामाजिक मान्यता प्राप्त कर ली थी। जेकब ने कहा, मेसन होने से संकेत मिलता है कि आप ज्ञान में सबसे आगे हैं। हालांकि फ्रीमेसोनरी का हमेशा स्वागत नहीं किया गया। उदाहरण के लिए, इस परंपरा से अंततः मैसोनिक संगठनों का गठन हुआ जिसने पुरुषों और महिलाओं दोनों को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया। इनमें से कुछ संगठनों में ऑर्डर ऑफ द एमारेंथ, ऑर्डर ऑफ द व्हाइट श्राइन ऑफ जेरूसलम और ऑर्डर ऑफ द ईस्टर्न स्टार शामिल थे। इन संगठनों में पुरुष और महिलाएं दोनों मैसोनिक संस्कारों में भाग लेते हैं और महिलाएं अधिकार और नेतृत्व के पदों पर आसीन हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, ऑर्डर ऑफ द ईस्टर्न स्टार में सर्वोच्च रैंकिंग वाली महिला को वथ मैट्रन के रूप में जाना जाता है और वह संगठन की पीठासीन अधिकारी है। कई मैसोनिक संबंधित लड़कियों और युवा महिलाओं के संगठन भी हैं, जैसे ऑर्डर ऑफ जॉब्स डॉटर्स और इंटरनेशनल ऑर्डर ऑफ रेनबो फॉर गर्ल्स, दोनों आज सक्रिय हैं।